बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और साथ साथ एक गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस 24/9 के 100th एपिसोड है, तो हम इसलिए भी थोड़े से खुश हैं। 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए और ये इतना लंबा सफ़र जो हमने तय किया ये आपकी मोहब्बतों के, आपके फीडबैक के और आपके प्यार के बगैर मुमकिन नहीं था। बेशक इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फीडबैक ये इसमें ऐसा है कि दोनों तरफ होना चाहिए कि हम भी जो बोलें, अगर हमें आपसे फीडबैक मिलता है अच्छा, तो हम और मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं, और आपकी मर्ज़ी जो आप देखना चाहते हैं उस हिसाब से भी हमारा फिर प्रोग्राम्स के पैटर्न्स चलते हैं। तो ये दो तरफा ताल्लुक होता है जो इंशाल्लाह हम निभाते रहेंगे। बिल्कुल, और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ ये प्रोग्राम मेरा, अबूज़र का या मेरी पूरी टीम का नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है, क्योंकि आपके मसाइल के ऊपर बात होती है। आपकी अवेयरनेस के लिए हम सेगमेंट्स रखते हैं, आपसे मुलाकातें कराते हैं मुख्तलिफ लोगों की, पाकिस्तान के टैलेंट को उभारते हैं। ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सैर कराते हैं और क्या कुछ नहीं करते, मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि कोई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो मिस ना हो जाए। कोविड-19 में हमने किस तरह से हर मुमकिन कोशिश की, चाहे अवेयरनेस के हवाले से अबूज़र बात हो, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो, दुनिया भर में रिसर्चेस के हवाले से बात हो, कोशिश की हमने कि आपको अपडेट रखें। और इसके साथ साथ जैसे कि मेरा ये है पाकिस्तान हमारा बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान, इसमें टैलेंट के बारे में भी हमने अक्सर काफ़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान के कोने कोने में जहाँ जहाँ पर टैलेंट है वो हम आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो वो टैलेंट जो है वो मज़ीद निखरता है, दूसरा ये कि उसको सपोर्ट मिलती है, तीसरा ये कि लोग उससे इंस्पायर होते हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है। बिल्कुल फ़ायदा तो ये है, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी और पॉजिटिव भी लगती हैं, लेकिन इसमें एक नुकसान जो होता है ना कि वो एंकर्स को कह दिया जाता है पूरी टीम की तरफ से कि आज देखें 100th एपिसोड है तो आज आप हमें कुछ खिलाएंगे, तो हमें तो अपनी टीम को कुछ खिलाना पड़ेगा, थोड़ी सी सेलिब्रेशन भी करनी पड़ेगी। बट आई एम रियली एक्साइटेड अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो 100th एपिसोड है ये आगे और कई हज़ारों एपिसोड्स तक जाएगी और आपका और 24 न्यूज़ का साथ, चाहे वो न्यूज़ प्लेटफॉर्म से हो, प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म से हो, हमेशा कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि पॉलिटिकल जो व्यूज़ हम आप तक पहुँचाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन पर बहस होती है, एनालिसिस होता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि बायसनेस ना उसमें नज़र आए। फिर इसके अलावा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लड़ाने हमारा मकसद नहीं होता कि हम दो तीन लोगों को बुलाकर लड़वा दें, क्योंकि ये मॉर्निंग शो है, अच्छे तरीके से इसमें बात होनी चाहिए और जिसे कहते हैं ना प्रोग्रेसिव गुफ्तगू होनी चाहिए, उसमें पॉलिटिकल बात हो लेकिन उसमें आपके साथ लड़ाई करते हुए हमारा आंसर नजर ना आए। इसके अलावा दूसरे एस्पेक्ट वो अलग बात है, मैं और अबूज़र आपस में, हमारी और बात है, हम लड़ लें, लेकिन हम होता है ना कि ये लड़ा रहे हैं लोगों को, ये हमारा आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, इन्होंने किसी को क्या लड़ाना है, किसी को लड़ाने से बेहतर है आपस में लड़ लो, फिर ठीक भी हो जाना ना हमने तो, उन्होंने लेकिन ठीक नहीं होना, इसलिए एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सोशल एस्पेक्ट, जैसे कि आपको याद होगा पिछला कई दफ़ा हमने ऐसा किया, कुछ ऐसे स्पेसिफिकली टॉपिक्स आप देख लें कि हमने कोशिश की कि उसको हाईलाइट किया जाए, चाहे वो तशद्दुद हो किसी के ऊपर या फिर किसी के साथ ज्यादती की गई हो, तो हमने कोशिश की कि उस पर बात हो। पुलिस का जो है वो भी वर्जन हमने दिया, क्योंकि ऐसे भी होता है कि लोग सिर्फ एक साइड का वर्जन देते हैं, दूसरा नहीं देते, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, ये हम हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल सही। इसी के साथ आज हम ज़रा प्रोग्राम के सिनॉप्सिस पे भी बात कर लेते हैं कि आज प्रोग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो होगा, आवाम के ऊपर तो जो बिजली बम गिराया गया है उस पर भी हम बात करेंगे कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस में क्या किया जा रहा है, कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी क्या है, बिजली का बहरान जो है वहाँ पर लोड शेडिंग का वो ख़त्म नहीं होने पा रहा। इसके साथ साथ आज चूँकि जुमा है तो आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। ऑल्सो एक और ख़बर जो बहुत ज़्यादा मुबारक है वो ये है कि टर्की में हाया सोफिया मस्जिद में कई दहाइयों के बाद आज बाकायदा जुमा की नमाज होगी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हाया सोफिया में आज 1935 के बाद नमाज होने जा रही, क्योंकि इससे पहले वो एक म्यूज़ियम करार दे दिया गया था। तो एनीवे इस पर भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको कुछ उसके विजुअल्स आज हम दिखाएं हाया सोफिया के, और इसकी बड़ी तारीख़ है, इस्लाम से पहले की ये इमारत है, उसके बाद इसके अंदर कई अदवार आए, कई इसमें फतवाहत के बाद जब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया, फिर अब मस्जिद बना दी गई, तो एक लंबी तारीख है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एनीवेज कल जो हुआ कौमी असम्बली में, अपने पार्लियामेंट, हाँ जी, कौमी असम्बली की बातें जो हैं वो हमारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल वहाँ पर ख़ास एक बार फिर नोक झोंक, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई, इस तरह की बातें फिर नजर आई। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए जो कि वाकई काबिल गौर हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की कुलभूषण यादव की, फिर इसके बाद उन्होंने बात की NROs की जो कि हुकूमत ने दिए हैं, और ये साइलेंट NROs हैं जो कि हुकूमत ने दिए हैं। इसके बाद उन्होंने बात की बहुत इंपॉर्टेंट NAB के हवाले से, फिर जो गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती, तो उन्हें एक प्रॉपर एक जिस तरह से पैकेज तैयार करके वो कल लगता आए हुए थे। बिल्कुल, और फिर तकरीर खत्म करने के बाद
बाद उन्होंने कोरम की निशानदेही की और उन्होंने कहा कि जब कोरम पूरा हो जाएगा फिर बात करेंगे। ये तो देखिए ना पॉलिटिकल मूव उनकी बहुत जी। तो उन्होंने कल कहा क्या, पहले आपको वो बिलावल साहब ने तो पूरी एक लिस्ट सुना दी एनआरओ की और साथ ही साथ गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर भी तनकीद की उन्होंने। इस हवाले से हम बात करेंगे। पीटीआई की एमएनए और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं साइमा नदीम साहिबा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, आपको भी गुड मॉर्निंग। जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपकी एनिवर्सरी है प्रोग्राम की, बहुत सुन के खुशी हुई। थैंक यू सो मच। साइमा जी, हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कल जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में जब खिताब किया असेंबली में और एनआरओज़ की बात की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए। देखिए अगर आप एनआरओ पे ही आना चाहते हैं तो एनआरओ तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो हिस्ट्री में एक बात वो कह रहे हैं कि आमराना तरीके से आमिर की तरफ से आया, तो सबसे बड़ा तो जब मुशर्रफ में एक एनआरओ दिया गया उनको याद उसको कर लेना चाहिए था पहले तो कि वो किसको दिया गया। फिर अब ये जो एनआरओज़ हैं इसके अंदर कौन से एनआरओज़ की वो बात कर रहे हैं। ये जो अभी कुलभूषण की बात कर रहे हैं, ये तो हम जब कुलभूषण जो था वो सबसे पहले कौन सी हुकूमत में जो है वो पकड़ा गया, कौन से साल में। देखिए ना, आप जिस वक्त हुआ या तो वो मिलिट्री कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके ना जाते, अब जब वो लेके गए हैं उसके अंदर तो जाहिर है उसकी फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है, उसके बगैर तो आप नहीं चल सकते। उसके वियना की जो आपकी कन्वेंशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बगैर आप कैसे चल सकते हैं, उनको पूरा करना हमें ज़रूरी है। अगर वो भी हमारी जगह होते तो मेरे ख्याल में उनका भी यही स्टेप होता। सही। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि एनआरओ की बात, इसके अलावा एनआरओ की ये भी बात उन्होंने की है कि जिस तरह से आप खामोश एनआरओ का मतलब आपके सामने है कि किस तरह से जो लोग ऐसे हुकूमत में भी हैं उनको कोई ऐसा उनके खिलाफ इकदाम नहीं किए जाते। फिर इसके अलावा क्या किया जाता है कि आप अपोजिशन के कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आपने मेल जोल रखा, फिर गवर्नमेंट के ऐसे लोग हैं जो कि कुछ लोगों को पकड़ते हैं, कुछ लोगों को होता है पिक एंड चूज वाला मामला है। तो ये भी उन्होंने बात की है कि आपको सब कुछ मालूम होता है, आप अपनी मर्जी से किसी को एनआरओ दे देते हैं और अपनी मर्जी से अगर आपने एनआरओ नहीं देना होता। एनआरओ बेसिकली यहाँ पे टर्म यूज की जा रही है कि मुफाहमत की, जिससे आपका दिल करता है मुफाहमत करते हैं और जिससे आपको दिल करता है उसको आप सजा के लिए नैब के पास भेज देते हैं ओपन। फिर उन्होंने चीनी, आटा, तेल ये तमाम मिसालें भी दी हैं। लेकिन देखिए ये सारी मिसालें जो है ना मेरे ख्याल में यहाँ पे सही नहीं बैठती हैं, क्योंकि एनआरओ से जो आपका मुफाहमत का मतलब है उसमें भी अगर आप देखें तो अभी अगर बीमारी के सिलसिले में अगर आपने नवाज शरीफ को बाहर भेजा तो उसका पूरा एक केस है, पूरा मेडिकल उसने एक रीजनिंग दी है, उसके बाद वो बाहर, वो अलग बात है कि वो अब झूठ के ऊपर जो है वो बना के बाहर बैठ जाएं और वापस आने का नाम ना लें। तो ये तो और जगहों पे भी अगर आप देखें, शहबाज शरीफ को बाहर भेजा गया, वो वापस आए और अपने कोर्ट्स के जो भी उनको वो पूरा कर रहे हैं, उनको वो फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कुलभूषण की बात हो रही है तो उसको तो मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त कुलभूषण की हमने जो उसको काउंसलर की उसकी इस वक्त हमने दी, उसको इजाज़त दी, जो उसकी एक्सेस दी है वो उसका देना इस वक्त ज़रूरी था। वो एक 3-4 जो हैं वो शिकें हैं जो हमने पूरी करनी है और उसके बावजूद उसके बग़ैर ये चीज़ें मुकम्मल नहीं होनी थी। अगर इस वक्त कोई भी हुकूमत होती आप ये कह रहे और हैं वो कि इस ये तमाम इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस के मुताबिक डिसीजन लिया गया। अगर कुलभूषण की ही बात कर लें, शीरी मिज़ारी साहिबा ने कल इसको नून लीग पर डाल दिया और उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया। तो क्या आपकी पार्टी में ही वो एक जिसे कहते हैं ना यकसानियत नहीं है इस नज़रिए को लेकर कि अगर इंटरनेशनल लॉज हैं तो फिर तो वो जब ऑपोजिशन की हुकूमत थी पिछले दौर में, नून लीग की हुकूमत थी, तब उन्होंने भी पूरे करने थे, तो ये अंडरस्टैंडिंग तो फिर हर एक के लिए होनी चाहिए। देखिए जब आप उन्होंने जो बात की वो भी तो एक लिहाज से सही की। उन्होंने यही बोला है शीरी मज़ारी साहिबा ने कि आपको उसको मिलिट्री या तो आप मिलिट्री कोर्ट तक अपने मुल्क का एक इसको अपना केस बनाते और अपने हद तक हल करते, लेकिन जब आपकी हुकूमत जो है उसको ले गई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो फिर आपने उस केस की जितनी भी जो लॉज के साथ करती हैं।
obviously then the government gets bound to do those take those steps जो कि इस वक्त उनके रिक्वायरमेंट के स्टेप्स हैं। उनमें सबसे पहला ये था, ये तीसरी, उन्होंने भी वही किया जो इंटरनेशनल लॉ है, पहले भी उसको एक्सेस, तो हाँ, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अब जा रहे हैं ना। तो जब पहले भी उसको एक्सेस दी गई, दूसरी एक्सेस उन्होंने जो थी वो रिफ्यूज कर दी, तीसरी एक्सेस दी गई। अब उसके बाद उसकी जो रिक्विजिशन और उसके लिए जो ये बनाया जा रहा है ऑर्डिनेंस, ये उसी के मुताबिक बनाया जा रहा है ताकि जो है वो अपने आप को अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो प्रेजेंट कर सके। अच्छा, ये बताइएगा साइमा जी कि अब कोई लिमिटेशंस भी हैं कि कितनी काउंसलर रसाई है? क्योंकि देखिए, एक तो आपने कहा ठीक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हमारे खिलाफ तो नहीं कह सकते, हमारे हक में ही फैसला था, लेकिन ये उसको पॉइंट मिल गया था कि काउंसलर रसाई मिल जाए, तो एक तरह से वो 50-50 सा केस था। एनीवेज, ये तो प्रूफ हो गया कि वो दहशतगर्द था, ये प्रूफ हो गया कि वो स्पाई था। नंबर 3 ये हुआ कि उसको ये राइट दे दिया गया कोर्ट की तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से, कि आप आकर इसको काउंसलर रसाई मिल जाए, जो कि हम पहले तैयार नहीं थे देने को। अब क्या होगा, कितनी दफ़ा रसाई देनी होगी, उसके बाद कब हम उसको, जो हमारी कोर्ट्स ने उसको फांसी की सज़ा दी है, उस पर हम कब इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं? क्योंकि वो दहशतगर्द है, स्पाई है, और ये प्रूफ है, वो एतराफ़ कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी तो हमारी जो जीत कह सकते हैं वो पहली बात है कि वो हमारे मुल्क में ही मौजूद है। कम अज़ कम ये बात तो नहीं हो सकी कि वो उनके कोर्ट के अंदर या उनके जिस तरह उनकी डिमांड थी इंडिया की, कम अज़ कम उसके मुताबिक उन्होंने उसको रिट्रीव नहीं कर लिया। तो एनआरओ अगर देना होता तो एनआरओ तो पहले दिया जा चुका होता। तो अभी उसका जो है जिस तरह से केस उनके मुताबिक चलेगा, उसके देखते हैं कि वो उसका आगे इसका क्या बैठता है। बेसिकली उसकी ही हैज टू गो थ्रू दिस, और उसकी जो हम तो कहते हैं, हमारा मुल्क तो इस चीज पे अभी तक, पिछली हुकूमत भी हमारी हुकूमत भी इसके ऊपर वी आर एग्रीइंग टू दिस फैक्ट कि ही इज अ टेररिस्ट एंड उसको कंप्लीट जब तक नहीं है सजा होगी, लेकिन जब तक उसका केस नहीं होगा, जब तक चलेगा नहीं है केस, हम उसको पूरा नहीं कर सकते। प्रोसीडिंग पूरी होने तक ये इंतजार तो करना पड़ेगा, वो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा साइमा जी, जो अभी हम एनआरओ की बात कर रहे हैं, अब अगर हम कुलभूषण के टॉपिक के अलावा गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के रहनुमाओं की बात कर लें, जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स में जिनका नाम आया, जिनका कल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये मेंशन भी किया, जैसे चीनी स्कैंडल की उन्होंने बात की, आटा स्कैंडल की बात की कि रिपोर्ट्स तो मंजर आम पर आ गई लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। फिर मालम जब्बा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया, बीआरटी स्कैंडल का उन्होंने जिक्र किया कि इसके ऊपर कोई काम नहीं होता। नैब की कारकर्दगी के ऊपर ऑपोजिशन बहुत सवाल खड़े कर रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आया उसमें भी ये कहा गया कि नैब भी पिक एंड चूज की पॉलिसी, ऐसा लगता है ये आम तासुर जा रहा है कि वो कर रही है कि लाइन के इस तरफ जो मुखालिफिन बन जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं या गवर्नमेंट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनके खिलाफ अपेरेंटली उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहेंगी आप? मुतालबा किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि रिजाइन कर दे चेयरमैन नैब। देखिए, चेयरमैन नैब की आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो पिक एंड चूज कर रहे हैं। जब जहांगीर तरीन का केस था नाअहली का, तो उस वक्त क्या हमने उसमें कोई मुदाखलत की? नैब ने पूरा अपना केस किया। उनकी नाअहली का केस, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाअहली का केस तो पिछले ठीक है, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल पिछले बिल्कुल हम हुकूमत में नहीं थे, लेकिन उसके अंदर हमारी पार्टी ने कोई मुदाखलत नहीं की, हमने उसका कोई साथ नहीं दिया। अभी भी अगर वो आप समझ रहे हैं कि वो हम एनआरओ दे के भेज रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी ये केस स्टार्ट हुआ है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। ये जब तक के पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा उस दौरान वो वापस आ चुके होंगे और अपने आगे आपका पॉइंट आ गया, समझ आ गया कि आपके मुताबिक ऐसा नैब नहीं कर रहा, लेकिन नैब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत ने भी इस पर एग्री किया, वहाँ पर एक कायमा कमेटी बैठी है, उसमें मीटिंग हो रही है। ये बताएं, आप सारी पार्टी मुत्तफ़िक़ है कि नैब के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली?
देखें, जब आप इनको अपनी पूरी ना पहले अवाम के सामने हिस्ट्री भी लानी चाहिए। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनी थी, जब इन दोनों पार्टी का टाइम था, खुद इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नैब के सिलसिले में क्या क्या जो थे वो वादे वईद नहीं किए थे, लेकिन जब दूसरी पार्टी आई तो उन्होंने उसका क्या किया, उन्होंने नैब के सिलसिले में उस वक्त क्यों नहीं कोई ऐसा इक़दाम उठाया। सायमा जी कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर नैब रिफॉर्म्स के ऊपर काम करेगी, हाँ या नहीं? अगर हम आज की बात करें, जो रिफॉर्म्स देखिए, हमारी पार्टी इज ओपन टू जो भी इनकी डिमांड्स हैं उसके मुताबिक अगर सिफारिशात बैठ के मशवरे के साथ की जा सकती हैं और उसके अंदर कोई ऐसा हमारे पास इतना स्पेस है, तो फिर वी विल बी ओपन to listen to their ideas and think over it. Thank you so much जी। सायमा जी, आप हमारे साथ मौजूद थी। सायमा नदीम पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और कल होने वाली असम्बली कार्रवाई और इसके अलावा जो नैब का इशू चल रहा है उस पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। जी, तो एक सीन आपने देख लिया अर्तुगरुल का, और ये अर्तुगरुल जो है ये पाकिस्तानी अर्तुगरुल हैं। अब उसे पहले हम जरा दिखा दें पूरा वो। मुझे लगता है कि हम जो चाह रहे थे बेसिकली वो हमने शुरू में बता दिया था वैसे, कि हम लोग आज आपसे मिलाएंगे अर्तुगरुल के मेन कैरेक्टर अर्तुगरुल को। आपसे पाकिस्तानी अर्तुगरुल है, लेकिन ज्यादा खुश ना हो कि आपको हम लोगों ने ये पर टर्किश अर्तुगरुल बना दिया। लेकिन ट्रस्ट मी, आप डिफरेंस तलाश नहीं कर सकेंगे। तो पहले जरा हम उनके एक्शंस देखते हैं। अर्तुगरुल के घोड़ा जो है ना थोड़ा सा, ओहो हो, क्या जबरदस्त एक्शन। तो ये है जी पाकिस्तानी अर्तुगरुल। ये वाकई ऐसे लग रहा है सिमिलर, क्योंकि अभी मैंने ये ड्रामा सीरीज है तो वाकई ऐसे लगा कि अर्तुगरुल गाजी ही हैं ये। मतलब इतना फेमिलियर फेस, अब यकीन नहीं होता कि यार पाकिस्तान में सेम वैसी फेस का एक शख्स है घूम फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए आप उन्हीं एक्शंस में जिस तरह से वो ड्रामा सीरीज में नज़र आ रहे हैं, वैसे ही उन्होंने ड्रेस जो है वो अरेंज किया, घोड़ा अरेंज किया, और क्योंकि उनकी मशहूर सवारी जो है सिर्फ ये कि सल्तनत इसमें कोई और ही किसी और की ये सल्तनत नहीं ले सकते, बस ये फर्क है जी। बाकी घूम इसी तरह रहे। तो आज से मुलाकात कराते हैं हम मुस्तफ़ा हनीफ की, जिनका ताल्लुक कराची से है। एजुकेशन में मास्टर किया हुआ इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में, और जॉब करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन लगते हैं बिल्कुल अर्तुगरुल जैसे। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो 2 मिनट अब मैं कहती हूँ कि इनको जरा स्क्रीन पे कट रखें ताकि लोग देखें और एक्चुअली ये फील कर सकें कि ये पाकिस्तानी अर्तुगरुल जो है और हमसे बात करते रहे। पहले तो ये बताएं, हम आपको मुस्तफ़ा हनीफ कहें कि अर्तुगरुल साहब कहें? पहले तो आप ये बता देना ताकि उसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप मुस्तफ़ा भी कह सकते हैं, आप जो चाहें। आप अर्तुगरुल कहना चाहें तो अर्तुगरुल साहब, वेलकम टू द शो। बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर, कल आपकी वीडियोस देखी, बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली देखा ऐसे है कि वाकई ऐसे लगता है, इट फील्स लाइक के अर्तुगरुल गाजी के मेन कैरेक्टर जैसे ही आपकी रिजेम्बलेंस है। आई वुड जस्ट ऐड दैट आई थिंक यू आर द यंगर वर्जन ऑफ अर्तुगरुल। वो थोड़ा लगते हैं, आप जरा जवानी के दिनों के अर्तुगरुल लगते हैं। जी जी। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइएगा कि किसने पहले आपको कहा था कि आपकी शक्ल तो अर्तुगरुल जैसी है, ये दाढ़ी और ये जो गेटअप, बालों की कटिंग, ये पहले से ही ऐसी थी, या किसी ने कहा कि तुम लगते हो और फिर ये गेटअप भी अपना लो? नहीं, मेरा जो स्टाइल है वो इसी तरह का है पहले से। और जब पाकिस्तान में ये ड्रामा नहीं चला था उस वक्त कुछ दोस्त ये ड्रामा देखते थे, उन्होंने बताया था कि भाई तुम्हारी शक्ल इससे बहुत मिलती है, बट मैंने उस वक्त ये ड्रामा नहीं देखा था। जब पाकिस्तान में ऑफिशियली ये ड्रामा आ गया और मैंने देखा तो मुझे पसंद भी आया बहुत, और इसके बाद मैंने बोला अब इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनानी चाहिए। अच्छा, तो जिस तरह से आपके फ्रेंड्स ने बेसिकली आपको ये बताया, तो ऑब्वियसली जब आपने उसको देखा तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई आपकी जो रिजेम्बलेंस है उनके साथ है,
तो मुस्तफ़ा ये बताएं कि ओवरऑल रिस्पांस कैसा है, क्या फील करते हैं? कपड़े छपड़े वैसे, फिर घोड़ा भी पकड़ लिया, फिर उसके बाद घूमते रहे, फिर फैमिली में कैसा रिस्पांस है, फ्रेंड्स कैसा देखते हैं? बाहर निकलते होंगे तो लोग तो आजकल ये ड्रामा इतना हिट है तो आपको तो उर्दू को ही समझते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह रिस्पांस जो है वो लोगों की तरफ से बहुत अच्छा है, लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कहीं बाहर जाता हूँ तो जो है वो लोग अपने साथ जो है वो सेल्फी भी लेते हैं, इस तरह की चीज़ें सारी हो रही हैं। अच्छा, मतलब अब लोगों ने भी आपको पहचानना शुरू कर दिया और कहा है कि आप तो बिल्कुल हमशक्ल हैं अर्तुगरुल जैसे। आप जॉब भी करते हैं, एजुकेशन में पढ़ाते हैं, टीचर हैं आप? नहीं, टीचर नहीं हूँ, मैं एडमिन साइड के ऊपर होता हूँ। अच्छा, एडमिन साइड। तो फिर आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तो मशहूर होंगे कि हमारे जो ये हमारे साथ जो काम करते हैं तो अर्तुगरुल हैं। जी बिल्कुल, पूरा ऑफिस मुझे इसी नाम से बुलाता है। सही सही। मुस्तफ़ा तो ये बताएं कि ऑब्वियसली जब ये ड्रामा ख़त्म होगा तो आप तो अर्तुगरुल रहेंगे ही, तो आप बताएं कि आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आपने लेकर चलना है इसको? कोई आप चाहते हैं कि इसकी ज़्यादा मजीद इसको लेके जाए मीडिया में, इसको पब्लिसिटी की जाए, मजीद मेंटेन किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पहले से हूँ, व्लॉगर हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, टूरिज़्म के ऊपर भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता हूँ और सोशल वर्क करने में भी जो है वो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इस वजह से जो भी मुझे पजीराई मिल रही है मैं उसको आगे जो है वो इंशाल्लाह यूज़ करूँगा, ताकि जितना भी ज़्यादा मैं सोशल वर्क कर सकूँ, लोगों की हेल्प कर सकूँ, वो मैं इसके बाद करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, सिंस इट्स टर्किश ड्रामा और उनके गेटअप्स और उनके ड्रेसेस और पूरे जो प्रॉप्स हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं, कितना मुश्किल था अर्तुगरुल जैसा ड्रेस, और फिर आपने वो पूरा फ्लेयर रेड कलर का पीछे पहना भी और उनकी तरह का पूरा गेटअप भी किया, ये मुश्किल था ढूंढना? मुश्किल था, और रमज़ान थे, रोज़े का टाइम था, और फजर के बाद जो है वो मैं निकला था ये शूट करने के लिए। कैमरामैन अलग बुलाया था मैंने और हॉर्स वाले को अलग बुलाया था, और गर्मी में हालत ख़राब हो गई थी। तो मुस्तफ़ा ये बताएं कि वो शूट तो किया आपने, तो थोड़ा सा शूट करते डायलॉग भी बोले होंगे जी। तो अर्तुगरुल साहब ज़रा कुछ फेमस डायलॉग्स 3 से 4 जो आपको याद हों, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो काफ़ी ड्रामा हिट हो चुका है, कुछ 2 से 4 डायलॉग्स कुछ बताइए, सुनाइए कुछ हमें। जब भी उनकी कभी जो है वो कोई दबंग किस्म की एंट्री होती थी तो वो अपना नाम लेते थे, वो नाम इस तरह लेते थे, सुलेमान शाह ओलू अर्तुगरुल। तो ये एक उनका जो है वो बड़ा फेमस है, और इसके अलावा जो है वो जब भी वो शुक्रिया अदा करते किसी का तो वो बोलते हैं ए वल्लाह। तो ये जो है वो बड़ी ए वल्लाह, तो वो तो बड़ा ऐसे थोड़ा सा बाउ डाउन करके, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हीं के स्टाइल में जरा थोड़ा आगे होकर बैठें और ऐसे करके बोल कर दिखाएं। ए वल्लाह बे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ड्रामा अब चूँकि ऑब्वियसली देखा भी जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है, अर्तुगरुल के साथ एक और कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ है पाकिस्तान में, और वो है उनकी ज़ौजा जो ड्रामे में हलीमा सुल्तान है। तो आपको आपकी हलीमा सुल्तान मिली है कि नहीं मिली है? जी मुझे मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है 4 साल पहले। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अब हलीमा तो आपको मिल गई, तो बाकी कैरेक्टर्स भी ऑब्वियसली इस सीरीज़ के बड़े फेमस हैं, कोई दिल है जाके रियल अर्तुगरुल को मिलने का, या फिर इसके अलावा कैरेक्टर्स को मिलने का, टर्की जाने का दिल हुआ, शौक हुआ? बिल्कुल इरादा है, और इंशाल्लाह प्लान भी कर रहा हूँ टर्की जाने का अगले महीने, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो है वो जरूर जाऊंगा और इनसे जो है ठीक हो गया। और पता है अब ये भी कहा जा रहा है ना कि बहुत से लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं अर्तुगरुल से, और हो सकता है पाकिस्तान में भी ऐसे ड्रामे बनना शुरू हो, तो अगर आपको कोई ऑफर आए, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई भी इस तरह के सीरीज बनाएगा तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ इसमें काम। ज़बरदस्त जी, वेल थैंक यू एंड गुड लक मुस्तफ़ा। आप एक ज़बरदस्त अभी भी जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, टूरिज्म को प्रमोट के साथ दीगर काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप ये भी कंटिन्यू कीजिए। साथ अपने जो अगर एक्टिंग इस आप जो कह रहे हैं कि इसमें आ जाती है, उसको भी हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एंटरटेनमेंट के लिए तो मैं कहती हूँ कि हर एक को काम करना चाहिए, ताकि इतने डिप्रेस्ड माहौल में लोग अगर स्माइल कर लेते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो भी किसी नेकी से कम नहीं है, और आपका जो रोल है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी वो भी प्ले हो जाता है। वेल थैंक यू सो मच जी, और इसी के साथ हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। और जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इश्यूज़ रोज़ रोज़ नए आते हैं। तो कल जो बात हुई आपके सामने है कि नून लीग के हवाले से बात की जा रही है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खूब बातें की। वहीं पर आपके सामने है कि नून लीग की तरफ भी बात की जा रही है कि नून लीग का आखिर अब क्या रोल होगा। इसके अलावा मालूम है आपको शहबाज शरीफ के हवाले से कि शहबाज शरीफ की 17 अगस्त तक जो है ज़मानत भी हो चुकी है, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता नैब की तरफ से। फिर एक और बड़ा इशू है कि ऑब्वियसली जो ऑब्जर्वेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो अब नैब का क्या होगा। नैब का क्या होगा, एपीसी बुला रहे हैं ऑपोजिशन के तमाम लोग, उस पर भी मुत्तफिक हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त पीएमएलएन से डॉक्टर अफानुल्लाह मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो एपीसी होने जा रही है ईद के बाद, उसमें क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, एजेंडा क्या रहेगा, क्या उसके बाद ऑपोजिशन कोई प्रैक्टिकल काम की तरफ आएगी, कोई प्रैक्टिकल स्टेप लिया जाएगा? देखिए, जो एपीसी होने जा रही है ऑपोजिशन की, उसके अंदर बुनियादी तौर पे जो बात डिस्कस की जाएगी वो तो ये की जाएगी कि इस हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन क्या क्या लाएअमल अपना जो है वो कर सकती है। मिसाल के तौर पे पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जानी चाहिए कि नहीं, या विफाक में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जानी कि नहीं, या कोई लार्ज स्केल क्या कहते हैं कंट्री वाइड मूवमेंट चलानी है, धरने देने हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी, एक स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की जाएगी। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत जो है वो तकरीबन तमाम शोबों में पिछले 2 साल में फेल हो चुकी है बुरी तरह। तो सही, और ये मुसल्लतशुदा हुकूमत है। आपने कहा, और डॉक्टर साहब आपने कहा कि हम लोग ये देखेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि 2 साल हो गए हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो फिर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि आप, अगर आपको लगता है कि ये अब बहुत हो चुका है, तो फिर बहुत होने के बाद तो ये होना चाहिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए या कोई मजीद तहरीक हो। सिर्फ बातें तो अब काफ़ी नहीं होंगी। ये आपकी बात दुरुस्त है। असल में देखें, बात ये है कि खाली ये नहीं करना कि इनकी हुकूमत गिरा दें, ये भी देखना है कि उसके बाद क्या करना है, क्योंकि सिर्फ हुकूमत गिराना इतना मुश्किल इस वक्त नहीं है। कि अभी जो मनी बिल के ऊपर पीटीआई को सिर्फ 160 वोट्स पड़े थे नेशनल असेंबली में, और सिंपल मेजॉरिटी 173 की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कोरोना आया हुआ है, और आपके वोट भी तो कम हो गए थे ना डॉक्टर साहब। जी, आपके भी तो 119 वोट हुए थे ना, आपके तो अपोजिशन के भी कम थे। नहीं, वो अपोजिशन के तो हमेशा ही कम होते हैं ना, लेकिन सरकार गवर्नमेंट के तो 173 से ज़्यादा होने चाहिए, वरना नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो गवर्नमेंट ने नंबर पूरे करने, अपोजिशन ने तो नंबर नहीं पूरे करने होते ना। तो बुनियादी बात ये है कि हुकूमत के हालात जो हैं वो तो बहुत ख़राब हैं, और ये काफ़ी जो है वो नज़र भी आ रहा है कि इनके हालात बहुत ख़राब है। लेकिन खाली इनको घर भेज देना ही मसले का हल नहीं है, ये भी देखना है कि आगे इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या अगर कोई और रिप्लेसमेंट लाई जाए इमरान खान साहब की या उस्मान बुज़ार की, वो कैसे लाई जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिस्कशन में आएंगी, या ये भी हो सकता है कि कंट्री वाइड प्रोटेस्ट किया जाए, ये भी डिस्कशन में आएगा। लेकिन ये फिर जब तमाम ऑपोजिशन डेलिब्रेट करेगी इस मामले पे, उसके बाद ही देखा जा सकता है कि किस तरफ मामला ले जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि चले एपीसी तो होने जा रही है, लेकिन बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, एजेंडाज हैं जो असेंबली में ऑपोजिशन बड़े स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? वॉकआउट की ऑप्शन ऑप्ट की जाती है, सियासी बयानात तो दिए जाते हैं, वो चाहे किसी भी स्कैंडल के हवाले से हो, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाती है ऑपोजिशन, जिसकी वजह से हुकूमत को फ्री पैसेज मिल जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऑपोजिशन जो होती है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, उसका मेन जो काम होता है वो एडवाइजरी होता है, या वो प्रोटेस्ट कर सकती है। एग्जीक्यूटिव पावर तो गवर्नमेंट के पास होती है। अब बात ये है जो आपने कही कि ऑपोजिशन का रोल जो है वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। अब मामला ये है कि आपने देखा है कि असेंबली में फ्रॉम डे 1 ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद नेशनल असेंबली का माहौल ख़राब करती है, खुद उनके मिनिस्टर आके ऐसी बातें करते हैं जिनका सर पैर नहीं होता। मिसाल ले लें आप वो पीआईए वाला मामला, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, ऑपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए आगे मिनिस्टर साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बाद जो उसका हुआ वो सारे फिर कौम ने भुगता उसका जो सारा का सारा मामला, फिर जो आगे उसका सारा मुद्दा हम पे पीआईए बैन हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, मामला तो है ना, पायलट्स के बैन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, वहाँ पर भी केस चल रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि बगैर किसी बेसिक लॉजिक के वो ऐसा किया जा रहा है। एनीवेज वो एक और मामला है, उस पर हम बाद में किसी और दिन बात करेंगे कि पीआईए का मामला किस तरह से हैंडल करना चाहिए था। ये बताएं कि अब ये बात की जा रही है कि ट्रस्ट डेफिसिट भी है नून लीग और पीपल्स पार्टी में, क्योंकि जब ऐसा होता है कि बात तो की जाती है कि जी एपीसी होगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर, इसलिए इतना टाइम लग गया। ऐसी कोई बात है? देखिए, पीपल पार्टी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, और ज़ाहिर है जब आपने कोई इस तरह की किसी एक मिनिमम कॉमन एजेंडा आपने अपना बिल्ड करना होता है इस तरह के मामलात के लिए,
ऑपोजिशन में, तो वो डेवलप करना, इवॉल्व करने में हमेशा डेलिब्रेशंस भी होती हैं और टाइम भी लगता है। तो वो उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है वो इतनी जल्दी तो नहीं होगा ओवरनाइट। उसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या उन देखें पीपल पार्टी की सिंध में भी गवर्नमेंट है, और फिर ये और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ेगा, उनको फिर उसके हिसाब से फिर चलना पड़ेगा कि आगे कैसे क्या कहते हैं हुकूमत के साथ जो है वो इनके खिलाफ जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाए। बिल्कुल सही। अच्छा ये कहिएगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा काफ़ी खामोश नज़र आ रहे हैं बहुत अरसे से। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर निचले लेवल पर तो बात की जाती है, लेकिन किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह से बात नहीं की जाती। इवन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी लो प्रोफाइल लग रहे हैं। मरियम साहिबा तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया पर भी लो प्रोफाइल है। इसकी कोई वजह है या ये इन जनरल ही ऐसे चल रहा है? देखिए शहबाज शरीफ साहब तो इसलिए लो प्रोफाइल हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो कोरोना की वजह से उनको एक दफ़ा कोरोना हो भी गया है, और उनके अंडरलाइंग बहुत सारे जो हैं वो उनके हेल्थ के इश्यूज हैं ज़ाहिर है, तो वो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। आपको पता है अगर किसी को जो है वो, और ज़ाहिर है एज भी उनकी है, तो ज़ाहिर उनको केयरफुल होना भी चाहिए। तो उनका तो मामला ये है। और जहाँ तक बात रहेगी बाकी लीडरान की, तो आपने देखा है कि नेशनल असेंबली में ख्वाजा आसिफ हैं, वो इसी तरह सेनेट में भी हमारे जो लीडरान है वो तो एक्टिव हैं और अपनी अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं जहाँ जो मामला चल रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको उस तनाजुर में देखना चाहिए। बात ये है कि हम लोग एक ऐसी ऑपोजिशन है जो कि सोच समझ के चलना चाहते हैं। हम सिर्फ गन डालना या धरने देना या शोर मचाने का हद तक मामला नहीं चलाना चाहते, सोच समझ कर चलना चाहते हैं। बड़ी अकोमोडेटिंग ऑपोजिशन है, बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं एज ए ऑपोजिशन। ऐसे कहा आपकी तरफ से। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया में बहुत से एडवेंचरस मकामात हैं जिधर आपको होगा कि आप कभी जाएं, लेकिन ऑब्वियसली आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, K2 दुनिया की हाईएस्ट पीक। इसी तरह कभी आपने सोचा होगा कि दुनिया में जो ओशंस हैं उनकी डीपेस्ट पिट जो है, डीपेस्ट स्पॉट जो है वो किधर होगा और कितना गहरा होगा? इस पर कभी आपने सोचा? और एक तो ये कहाँ एग्जिस्ट करता होगा, दैट्स अ होल डिफरेंट लेवल डिबेट। बट कोई वहाँ जाए और जाकर पाकिस्तान का झंडा लहराए, ये और बड़ी बात। इससे ज़्यादा प्राउड क्या होगा? बिल्कुल। तो अब हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरा ओशन का स्पॉट है, और उसकी जो गहराई है वो तकरीबन 11,000 मीटर के लगभग है, और जो 36,000 फीट बनता है। और ये कहा जाता है सीमल कि अगर माउंट एवरेस्ट जो है उल्टी करके इसमें डाल दी जाए तो वो डूब जाएगी। मतलब इतना गहरा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर है और जो मैरियाना ट्रेंच है वो 11,000 मीटर है। तो मैरियाना ट्रेंच में एक पाकिस्तानी खातून जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है वो वहाँ पर गई हैं। काफ़ी दिन का सफ़र था, 12 दिन का, और बड़ा मुश्किल एक टीम के साथ गई। एग्जैक्टली। और फिर जो हुआ वो भी एक दास्तान है कि किस तरह से ये एक्सपीरियंस था। तो ये हम सोचेंगे मैं जब इनका पूरा एक्सपीरियंस और प्रोफाइल और चीज़ें पढ़ी थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई स्टोरी पढ़ रही हूँ, कि इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना ये सफ़रनामा जो है वो नरेट किया। बेसिकली ब्रिटिश नेवी कमांडर हैं, उनके पास ये भी एजाज़ है कि ये पहली मुसलमान खातून एजाज़ी कमांडर हैं ब्रिटिश नेवी में, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डेयरिंग भी हैं। आपको यू नीड अ लॉट ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन टू बी अ पार्ट ऑफ सच कैंपेन। कहां पे जाना होगा तो ये तो गई हैं, बहुत बड़ी बात है। और फिर पाकिस्तानी झंडा भी वहाँ लहराया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तानी नायाब दुर्दाना अंसारी, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि स्कूल से लेकर रॉयल कमांडर बनने का सफ़र, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक हैपनिंग होगा, एडवेंचरस होगा। कैसा रहा सफ़र, ये इसके बारे में बताइएगा। मैं कैसे पहुंची? अपने अंदर एक सच्चाई की ख्वाहिश लेकर, अपने अंदर ये सोच के कि मैं ख्वाब में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखती हूँ, खुले खुले समंदर देखती हूँ, शायद वो सुबह कहते हैं ना कि सुबह के ख्वाब जो होते हैं वो सच्चे होते हैं। मैं जब भी सुबह अक्सर उठती हूँ मुझे इस तरह के ख्वाब आते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है ये कहना कि शायद मेरे ख्वाब सच्चे हो जाते हैं। लेकिन होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका दिल चाहता है कि मैं वो खिलौना खरीद लूँ, मुझे वो किताब मिल जाए, मुझे वो वैसे कपड़े मिल जाए। मेरी ख्वाहिश हमेशा ये रही कि मैं किसी चट्टान पे चली जाऊं, मैं हिमालय के किसी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सफ़र करती रहूं। जैसा जैसा मैं सोचती गई अल्लाह ताला ने मेरे लिए वैसे वैसे रास्ते मेरे लिए वो हमवार करता गया। तो ये कुदरत, अल्लाह ताला, मेरे वालिदैन की दुआएं, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और उसके बाद आपके अंदर की आग, आपके अंदर की भूख, आपके अंदर की
क्लैरिटी जो होती है ये आपको लेके आगे चलती है। जब आपको एहसास हो जाए इस बात का कि मेरा रास्ता कौन सा है, मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों से राब्ते करें जो आपको कुछ सुझा सकें, कुछ समझा सकें। सुदाना साहिबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अभी जो आपने ये एक अचीवमेंट हासिल की है ये किसी एडवेंचर से कम नहीं, तो ज़रा इसकी एक्साइटमेंट के हवाले से भी बताइएगा कि समंदर में गहरे तरीन मकाम तक जाना, ये सफ़र कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, ये एक्सपीडिशन दुनिया से बिल्कुल परे था, और फासले में भी और सोचों में भी, और वो भी इस तरह कि आजकल कोविड-19 से जिस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं उसके हवाले से देखा जाए तो आप दूध लेने भी किसी दुकान पे जाते हैं तो आप फिक्रमंद होते हैं कि कैसे जाएं। आप किसी रिश्तेदार से नहीं मिल पा रहे हैं, आप किसी पार्क में जाके बहुत खुले उसमें आप घूमना नहीं चाह रहे। कहाँ मरियाना ट्रेंच जो कि यहाँ से जो है वो टोक्यो से भी आगे निकल के फिलीपींस के पास कहीं जाकर वो है, तो वहां जाना पहले तो लगा मुझे कि ये कोई वो सच्ची बात नहीं है, ख्वाब की बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी ख्वाब की ताबीर सामने नजर आने लगी तो मैं भी उसके लिए तैयार हो गई, और मेरे अंदर से भी तजस्सुस पैदा शुरू हो गया। उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि ये है क्या। फिर वहां तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। यहाँ से आपको हॉलैंड जाना था, हॉलैंड से आपको टोक्यो जाना था, टोक्यो से आपको गुआम जाना था। गुआम जो है वो अमेरिकी मिलिट्री बेस है जहाँ पर बहुत दुनिया के कम लोग ही जा सकते हैं, तो वहां तक पहुंचना इन हालात में बहुत मुश्किल था। फिर हम लोगों को बहुत सिक्योरिटी के साथ उस जहाज में ले जाया गया जिसका नाम DSSB प्रेशर ड्रॉप जहाज का नाम था, और जिसके मालिक हैं विक्टर वेस्को, जो कि अमेरिकी वो भी नेवी के कमांडर रह चुके हैं। तो उनका ये था कि हम दोनों कमांडर हैं, मैं भी एक एहसासी कमांडर हूँ। तो इस तरह से करके वहां पहुंचे तो एक दुनिया ही बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई। एक ऐसी दुनिया कि जिसका इंसान सिर्फ तसव्वुर कर सकता है, वो आपके सामने आके यूं हकीकत बन के आपके सामने खड़ी हो जाए। वो बहुत ही अजीब व गरीब मंजर देखने को मिले। 13 दिन उस जहाज में जो गुजरे हैं, जैसे जैसे लोगों से वहाँ आपको वाकफियत हुई है। डॉक्टर कैथी सोलिवन जो अमेरिकी पहली खातून है जिन्होंने खला में कदम रखा था, आप उन जैसी शख्सियात के साथ शान बशाना चल रहे हो, आप उनसे सीख रहे हो कि कितने बड़े पैमाने पे ये लोग रह रहे हैं और उसके बावजूद कितने हम्बल हैं, कितना आजिज़ी जो है, जो मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में ये चीज़ बहुत कम है, हमारी सोसाइटी में बहुत कम दी जाती है। इतना सब कुछ आपका नाम हो जाए और आप अपने आप को आम लोगों से बिल्कुल काट लेते हैं। तो ये सफ़र जो था 11,000 मीटर नीचे तह में, समंदर की तह में, यानी कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को समंदर के अंदर यूं रखेंगे तो अभी भी 1.5 मील का फासला ऊपर रहेगा जब तक उसकी चोटी जो है वो पानी की सतह से ऊपर नहीं आएगी। तो इतनी गहरी जगह पर तसव्वुर करना, सोचना कि यहाँ भी कोई दुनिया है, लेकिन वहाँ पर अभी तक पानी का जो दबाव है उसमें तो जिंदगी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। मगर ये जरूर उससे ख्याल आया कि हम लोग खला के बारे में जानना चाहते हैं, दुनिया के हिस्सों के बारे में, खुशकी के बारे में जानते हैं, लेकिन समंदरों के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं और शायद जानना भी नहीं चाहते। तो एक तजस्सुस ये पैदा हुआ कि समंदर के अंदर और उसकी गहराई में देखा जाए कि क्या क्या है। तो मैं आजकल नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ भी काम कर रही हूँ, जो चीज़ें वहाँ से लेकर आई हूँ, जैसे मरियाना ट्रेंच का पानी लेकर आई हूँ, वो ये लोग उसमें तहकीक करेंगे कि इसमें कैसे कैसे नबातात हैं, कैसे कैसे क्या DNA है उसका, जो भी उसका वाटर प्रेशर क्या है, कैसे कैसे जो उसमें चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो साइंसदान का काम है, लेकिन मैं वहाँ से जो चीज़ें लेकर और देख कर आई हूँ। रुदाना साहिबा, बिल्कुल आप माया, एक वाकई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अच्छा, जब आप गहराई में गई समुंदर की और दुनिया की ओशन की सबसे ज़्यादा ये डीपेस्ट पॉइंट था, उधर जाकर जब जहाज़ पर पाकिस्तान का परचम लहराया तो कैसा लगा? देखिए, पाकिस्तान का झंडा जो है अजमत है उसकी, मैं उसको सलाम करती हूँ। दुनिया के हर झंडे को आपको इज्जत देनी चाहिए। ये तो खैर मेरे अपने वतन का परचम था। मैं यहाँ से बरतानिया से परचम लेके गई हूँ और ये वहाँ जाकर
जो सबमर्सिबल 3 डाइवर्स थे, 3 डाइवर्स जो गए हैं पानी के अंदर, उसमें से वनेसा ओब्रायन जो हैं उनकी जब डाइव हुई है, ये परचम उस सबमर्सिबल में गया था और ये मरियाना ट्रेंच से होकर वापस आया था और उस जगह ये परचम जो है हमने उस जहाज पर वहाँ लहराया क्योंकि ये मरियाना ट्रेंच से होकर आया था। इसकी इफादत इस तरह से भी है कि इस परचम पर डॉक्टर कैथी सोलिवन, विक्टर वेस्कोवो और उनके जो एक्सपीडिशन के लीडर थे रॉब मैकलम और जो इनके तीसरे डाइवर थे जॉब रॉस्ट, उनके सबके इन पे सिग्नेचर हैं जो कि तारीख में लिखे जाने वाले हैं। मरियाना ट्रेंच जो है इसके अंदर जब जाते हैं डीप इस तरह से तो इसके अंदर 3 पूल्स हैं। इसका जो सबसे गहरा पूल है वो ईस्टर्न पूल कहलाता है जो कि 11,000 मीटर की गहराई में है और ये सबमर्सिबल इनकी जो है ये ईस्टर्न पूल में गई थी और वहीं उस सबमर्सिबल में ये परचम था जो वहाँ गया और वहाँ से ये वापस आया। इसी तरह मैं रॉयल नेवी का भी परचम लेके गई थी साथ में और रॉयल नेवी का भी परचम वहाँ से होकर वापस आया और अब वो मैं यहाँ जो हमारे नेवी के फर्स्ट सी लॉर्ड हैं, चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं, उनको पेश करूँगी। और इसी तरह से मरियाना ट्रेंच से जो पानी आया है जो कि बहुत ही अपने मतलब उसकी अपनी एक खुसूसियत है, वो यहाँ नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को दिया गया है जिसमें वो लोग अपने साइंसदान जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और मेरी जो कहानियाँ जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, लोगों के इंटरव्यूज़ लेके आई हूँ, मेरी अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उस पर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो है वो काम। डेफिनेटली। अच्छा दुर्दाना जी, अभी आपको मलिका बरतानिया ने ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से भी नवाजा है, आपकी अचीवमेंट्स में एक और बड़ी अचीवमेंट भी शामिल हो गई। हाउ डज दैट मेक यू फील? देखिए ये 2006 में जब मुझे एक प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया यहाँ बरतानिया में जिसका पार्लियामेंट से ताल्लुक़ था और उसमें 100 औरतों को, 100 मुस्लिम औरतों को तालीम देने का काम था और उसमें तालीम का इस एतबार से कि अंग्रेज़ी, बेसिक IT और कल्चरल एक्टिविटीज़ उनको सिखानी थी। 100 तो क्या, हम लोगों ने उसको 1 साल का प्रोग्राम था, वो कुछ 7 साल तक चलता रहा। 7 साल तक हमारे पास 9,000 से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो तालीम हासिल करने आई और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बढ़ गया कि उसमें 500-600 वॉलंटियर्स हमारे साथ आ गए काम के। बहुत बड़े पैमाने पे ये बरतानिया के कई शहरों में ये प्रोग्राम चला है जिस पर मेरी काविशों पर और मेरी प्रोजेक्ट की, मेरी टीम की काविशों पर मुझे इस एजाज़ से नवाजा गया ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और जब आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, इस तरह के एजाज़ात आपको मिलते हैं तो आपके अंदर आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपका काम जो है और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। लिहाजा आपको ऐसे काम करने हैं आगे जाके ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो उसका और हमारी ज़िंदगी में हमारे रहने का मकसद जो है वो किसी तरह से पूरा हो कि हम इस दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ दुनिया को देके जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये एजाज़ात जो हैं ये आपके पर जिम्मेदारी होते हैं, इनको आगे लेके चलना जो है और इनको संभाल के लेके चलना बहुत बड़ा काम है। उसके बाद फिर मुझे अभी 3 साल पहले मुझे पहली मुस्लिम खातिन की हैसियत से मुझे ऑनरी कमांडर बनाया गया फॉर द रॉयल नेवी जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है पहली मुस्लिम खातून के लिए। और उसके लिए मुझे ये है कि हमारे जैसे लोग जो हैं, एशियाई लोग हैं, वो भी किसी तरह से आके जो यहाँ बरतानिया में रहते हैं वो आएँ और रॉयल नेवी को ज्वाइन करें ताकि ज़िंदगी आगे बढ़े, लोगों की अच्छी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलें और लोग जो है सही रास्तों पर चलें और किसी तरह से अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। थैंक यू जी। थैंक यू दुर्दाना जी, बहुत प्यारी बातें करती हैं आप और शी इज़ सो हम्बल कि इतनी अचीवमेंट्स और इतने अवार्ड्स के बाद भी शी रियलाइज़ कि उनका मकसद क्या है और उन्होंने किस ट्रैक पर चला। बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। इसके बारे में आप अगर जा नहीं सकते हैं लेकिन ज़रूर पढ़िएगा ज़रूर कि मरियाना ट्रेंच क्या है, कहाँ पर है, क्योंकि इसमें आपको भी इंटरेस्ट पैदा होगा। ज्योग्राफी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है तो इसको जो है इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अबूज़र, कल जब ये खबर सामने आई जो कि एक्सपेक्टेड तो थी क्योंकि इसी टाइम फ्रेम के अराउंड जो है ये अनाउंस होना था कि फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली का बिल जो है वो अब कितना ज़्यादा आएगा, लेकिन जब मैंने सुना कि 1 रुपये 88 पैसे पर यूनिट बढ़ जाएगा
तो फ़ौरन मेरे दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो गई कि अब नाउ ऑनवर्ड्स बिजली का बिल कितना ज़्यादा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है, फ्यूल एडजस्टमेंट जब उसमें और ऐड ऑन हो जाएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि एक गरीब आदमी बेचारा घर पे अपने कुछ भी नहीं चला सकेगा, क्योंकि यूनिट्स वाइज स्लैब्स भी होती हैं तो स्लैब्स के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये सारा मामला है ऑब्वियसली। अब ये क्यों करना पड़ता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है क्या, आम लोगों को तो पहले यही मालूम नहीं है। फिर ऐसे क्या मुआहदे किए गए गवर्नमेंट्स की जानिब से IPPs के साथ, जिसकी वजह से हर दफ़ा हमें हर 2 से 3 महीने बाद मजीद बिजली महंगी मिलती है। जब पेट्रोल सस्ता होता है हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो कहते हैं जी मुआहदा ऐसा था कि अब आम तक रिलीफ नहीं मिलता। तो ये मामला है क्या? लेकिन कल भी ये एक लॉलीपॉप थोड़ा सा दिया गया जिसमें अच्छी खबर भी कहा गया और बुरी खबर भी कहा गया। बुरी खबर ये है कि 5 महीने तक ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इजाफा जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, 3 महीने का रिलीफ मिलेगा। और वो रिलीफ सिर्फ ये है, कोई कमी नहीं आएगी आपके बिल के अंदर, सिर्फ ये होगा कि आपको उन 3 महीनों में फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे नहीं देने। लेकिन पहले तो सवाल ये बेसिक ये बनता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट देनी ही क्यों है, क्यों देनी है? 5 महीने भी ज्यादा है, 1 महीना भी क्यों हमने क्यों किसी को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देनी पड़े? जब फ्यूल प्राइस जब सस्ता हुआ था तो मिला नहीं है, महंगा हो तो क्यों मिलता है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले पर। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम सलाम। अरशद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये मामला आखिर होता क्या है, ये क्या है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट? आम हमारे देखने सुनने वालों को बताइएगा ज़रा, क्योंकि उनको बिल में तो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ जाता है लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता ये क्यों लिया जाता है। देखिए, इसकी जो एक्सप्लेनेशन इस तरह आती है कि हमारे यहाँ पता ये करना पड़ेगा कि बिजली कितने सोर्सेज से बनती है जी। तो एक तो है हाइड्रो पावर, जैसे हम कहते हैं जी मंगला डैम है, तरबेला डैम है, इनसे जो बिजली आती है वो हमें उस पर कोई फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, रिन्यूएबल है। और एक जमाने में यही 1982-83 या इस एरा में तकरीबन 60 to 65% हमारा जो एनर्जी मिक्स थी उसमें यह हाइड्रो पावर। इसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने बात की कि हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को कहा कि आप पावर प्लांट लगाएं, हमने हाइड्रो पावर की तरफ तो झुक कम कर दी। जब ये पावर प्लांट लगे तो ये सारे फ्यूल बेस्ड थे, फ्यूल में या तो गैस या ऑयल। जब इंडिजिनियस गैस थी तो उस पर भी में कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसकी भी कोई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं थी। हमारी अपनी गैस थी, फ्री गैस थी, जमजमा से इस्तेमाल होती। लेकिन जो ऑयल पे हमने चलाए और उसके बाद जो हमने एग्रीमेंट किए ये LNG लाए, तो देखिए इसकी प्राइस तो आप हर लम्हे तब्दील होती है। जब ये तब्दील होती है तो इसी तरह ऑयल की और LNG की प्राइस को हर महीने के बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या थी, हमने किस हिसाब से लिया और हमारे बिलों में कितना फर्क पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जितनी भी ऑयल की प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन या तब्दीली आती है और LNG, ये एक और जुल्म हमारे साथ किया गया। और मुझे तो अक्सर ये इस पे अफसोस होता है कि जो ये लाने वाले साहब है वो बड़ी मसूमियत से टेलीविजन में आते हैं और बताते हैं कि जी हमने ये क्या किया। अब LNG और ऑयल बेस के जो पावर प्लांट हैं IPPs मोस्टली, इन्होंने आप कह सकते हैं कि हमारे ये पूरी जितनी आवाम है इनको जी हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट पे कभी बिल ज्यादा होता है, बड़ा रेयर है। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले जैसे कोरोना वायरस की वजह से ऑयल की प्राइस बड़ी मिनिमम चली गई थी, कुछ रिलीफ मिलता है, रिलीफ कम मिलता है जी, लेकिन असल ज्यादा हमें इसकी कीमत देनी पड़ती है। अरशद साहब, ये भी देखिए ना, अभी जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आई है वो नवंबर 2019 से जून 2020 तक आई है। अब अगर नवंबर से लेकर अब तक का आपने जो बिल इस्तेमाल किया है, आपके जितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, उसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जुलाई, अगस्त एंड ऑनवर्ड्स आएगी। पहले ही गर्मियों का सीजन है, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, उसमें अगर पिछले महीनों की फ्यूल एडजस्टमेंट देंगे तो बिजली के बिल कहाँ से कहाँ जाएंगे। फिर स्लैब का इशू भी आ जाता है कि डिफरेंट 300 यूनिट पर और है, 500 1000 क्रॉस करें और है। अब आवाम बेचारी तो फिर पिसती चली जाएगी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। इन्होंने फ्यूचर की कैसे दी है ये तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी समझ से बालातर है। उसकी वजह ये है कि एक हमारे यहाँ एक बिजली का एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब ये कि एक अंपायर है, जिस तरह किसी गेम में कोई अंपायर होता है क्रिकेट में या हॉकी, उसका नाम बिजली में उसका नाम नफरा है। बड़ी बदकिस्मती से कहूंगा, जो मेरी अपना काम है या मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो स्टडी है, मैंने दुनिया के और ममालिक के भी देखे हैं इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर। हमारा रेगुलेटर एक वो बेसिक सबसे बड़ी बुनियादी इसमें खराबी है।
तीसरा, कभी भी ऐसे लोग नहीं आए, प्रोफेशनल लोग नहीं आए, क्योंकि जितनी बातें आप कर रहे हैं, जितनी बातों के जवाब आप देते हैं, ये जवाब अवाम को मुतमईन करने के लिए ये हमारा रेगुलेटर नपरा कभी भी जवाब नहीं दे पाया। एक बात ये, दूसरी बात ये कि देखिए एक और बात जो शायद आप कवर नहीं कर पाए वो ये है कि ये पिछली जो गवर्नमेंट आई थी और पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने पावर प्लांट ज्यादा लगा। देखिए एक इतना वो कहते हैं देखिए जी हमने 13,000 मेगावाट नहीं लगाए, ये 13,000 मेगावाट लगाए, लेकिन इन्होंने बाकी काम ये किया कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से जो नहीं काम नहीं हुआ। अभी हमारी आप कह सकते हैं कैपेसिटी है वो तकरीबन 34,000 मेगावाट है, हम ज्यादा से ज्यादा 23,000 कर सकते हैं, और ये बाकी फर्क है इसके हम कैपेसिटी चार्जेस देते हैं। मतलब ये पावर प्लांट चलते भी नहीं है IPP के, और हम उनको पैसे देते हैं। और आप देखिए ट्रांसमिशन लाइंस आपकी बोगस हो गई, लाइन लॉसेस हो, बिजली चोरी हो, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट आवाम को ही देनी पड़ती है, वो चाहे ओवर बिलिंग की सूरत में हो या किसी भी सूरत में लाइन लॉसेस एडजस्टमेंट की सूरत में हो। देखिए दूसरी बात ये जो आपने बात की कि ये जो लाइन लॉसेस की, अब लाइन लॉसेस की 3 साल की लगातार एक मैपिंग करके दी थी और ये कहा था कि देखें ये लाइन लॉसेस आपकी दुनिया में जो बहुत ज्यादा ममालिक हैं, जैसे अफ्रीका है, कुछ ममालिक जो है, या किसी तरह कोलंबिया आपने नाम सुना हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जी, आप इसको ठीक करें। लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, उसने खाली एक बात तो जो दी थी कि हम पावर प्लांट लगा, क्योंकि ये बिजली का, लेकिन अर्शद साहब ये तो एक ट्रांसमिशन लाइन की आपकी बात बजा है, सुन लीजिए ना जी, मुझे बात सुन लीजिए। एक ये एक जनरेशन यानी बिजली पैदा करना, ट्रांसमिशन यानी पावर प्लांट से बड़े बड़े शहरों पे जाना, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ तो जो नहीं दी, फिर क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट निकला ये कि ये जो पावर प्लांट है जो चला भी नहीं रहे, उनके पैसे भी आप दे रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट जो सबसे मेजर कंपोनेंट है आपके बिजली के बिलों में, कि उन पावर प्लांट का जो चलती नहीं रहे। बिल्कुल सही है अर्शद साहब, यही मामला है ना। आप देखिएगा, आपने कहा कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मामला भी नहीं देखा, सिर्फ कैपेसिटी अगर बढ़ाने की बात हो रही है। IPPs के हवाले से आपने जिस तरह कहा है कि मुआहदे ऐसे किए गए, इसको क्या रिवाइज किया जा सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली जब अब दुनिया में फ्यूल इतना सस्ता हुआ, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला, अब जब महंगा होता है तो फौरन एडजस्टमेंट हो जाती है। कोई ऐसे है पॉसिबिलिटीज मुआहदे में IPPs की? क्योंकि कहा जाता है कि जी IPPs का मुआहदा रिव्यू करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा क्यों है? नहीं किया जा सकता था कि आवाम को रिलीफ मिले, कोई मुआहदे दोबारा हो, LNG हो या फिर IPPs के साथ? देखिए ये एक आपने बात की कि क्या मुआहदे रिवाइव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इससे ज्यादा एक ज्यादा अहम चीज वो ये है जिसके मुतालिक इस गवर्नमेंट को बड़ी प्रेजेंटेशंस भी दी, काम भी किया, बाकी दुनिया के मुल्कों में काम किया और यहाँ भी तो बताने की कोशिश की है कि देखिए आपके जो पावर प्लांट लगाए IPP के, ये जरा थोड़े पुराने मॉडल के। एक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह गाड़ी का इंजन चलता है या पावर प्लांट है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इवन आपकी जो गाड़ी चलती है उसमें भी लाइट, देखिए जनरेटर होता है, उसमें भी रात को गाड़ी की लाइट आती है। एक जो चीज है फंडामेंटल जो अपने आप नाज़रीन जो सुनने वाले उनके लिए ये है कि इनकी फ्यूल कंजम्पशन एक यूनिट बनाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये ऐसे ही है पुराने, जैसे आपकी गाड़ी, पहले सुनिए, जैसे आपकी गाड़ी है वो 1 लीटर में सिर्फ 4 किलोमीटर करे, बाकी जो गाड़ी है, जो नई गाड़ी है जितनी भी आ रही है, देखिए हाइब्रिड आ रही है, वो 20 कर रही है, 24 कर रही है। ये एग्जैक्टली ये फर्क हमारे IPP में है। और ये जो फायदे हैं, सबसे फंडामेंटल चीज ये होनी चाहिए जो दुनिया में रिवाइव हो चुके हैं कि जितने भी जो पावर प्लांट है उनकी फ्यूल कंजम्पशन अब कम से कम होनी चाहिए। रिवाइज होंगे मुआहदे तो ये सारा मामला जो है हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अरशद अब्बासी साहब, आपने बताया ये मामला आखिर। और वही बात है कि अगर मुआहदे रिवाइज मामला ठीक हो जाते हैं तो फिर ये मामला ठीक हो सकता है। आवाम को तब बेनिफिट मिलेगा जब ये IPPs और इस तरह से LNGs के मुआहदे दोबारा से रिवाइज हों। एंड आई थिंक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये वादा भी किया था, उनके मंशूर का हिस्सा भी था कि सस्ती से सस्ती बिजली जो है वो फराहम करेंगे। 2 साल का अरसा गुजर गया, पिछली हुकूमतों ने तो जो किया वो किया, ये हुकूमत क्या कर रही है आज की तारीख में, असल सवाल ये है। बहरहाल जी लेट्स सी आगे इस पर क्या डिसीजन लिए जाते हैं, वो साथ साथ हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। नाज़रीन, विमेन इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान जब भी मैं डिस्कस करती हूँ या बात करती हूँ मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, बिकॉज ये वो फील्ड है जो एक अरसा तक मेल डोमिनेंट रही, लेकिन इसी में अगर अब लड़कियाँ भी सामने आ रही हैं, ख़वातीन भी सामने आ रही हैं, अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और अबूज़र, ये वो प्राउड मोमेंट होता है कि कोई भी कैटेगरी हो, ख़वातीन किसी से पीछे। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और आज हम आपको मिलाएंगे पाकिस्तान की फास्टेस्ट खातून से, साहिबा असरा, जिन्होंने 13 सैफ गेम्स में हिस्सा लिया और नवंबर 2019 में ही हुई थी, जिसमें उन्होंने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। और पाकिस्तान की वो फास्ट वुमेन हैं, नेशनल चैंपियन हैं इन 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। बिल्कुल, और बड़ी मुश्किल होती है रेसिंग में, आपने कम्पीट करना है, विन करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असरा। वालेकुम अस्सलाम। एक तो आपका नाम बहुत प्यारा है, साहिबे असरा, इसका मतलब बताइएगा हमें। मेरे नाम का मतलब है विराज वाली। ज़बरदस्त जी। और अब ज़रा आपकी एथलीट होने पर भी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल एथलीट हैं आप, कब से ये सफ़र शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, फैमिली सपोर्ट थी? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। मैंने अपने जो स्पोर्ट्स का आगाज़ स्कूल लेवल से किया था, वहाँ पे पीटीआई मिस नादिया थी, उन्होंने मुझे गेम के लिए जब निकाला तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत शौक था। अक्सर टेलीविज़न पे बैठ के मैं गेम्स देखती थी, तो मुझे बहुत शौक था, क्रेज़ था कि मैं भी पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। और जैसे लोग विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होकर अपना मुल्क का झंडा लहरा रहे होते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो मस्जिद के इमाम हैं, तो लोगों ने बहुत सारी बातें की कि एक इमाम की बेटी गेम करेगी। और ऐसे ग्राउंड्स में वहाँ पे लड़के भी होते हैं और गर्ल्स, मतलब माहौल आपको पता है कि यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनकी सोच थोड़ी छोटी है, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी बातें की और मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा उन्होंने एक किस्म का स्नब किया। और फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो आज मैं इस लेवल पे ना होती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असरा, तो बताइएगा फिर कैसे आपके पापा माने, उसके बाद फिर फैमिली कैसे मानी, फिर आपने ये सफ़र जब शुरू किया तो मुश्किलात कितनी आई, किस तरह से आपने मैनेज किया? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने सीखने के लिए निकली होंगी तो ट्रेनिंग भी चाहिए होगी। जी बिल्कुल, जब मुझे मिस ने स्कूल में ट्रेनिंग के लिए निकाला था तो उन्होंने कोच हायर किया था, वो हमें ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो उनकी ट्रेनिंग से ही माशाल्लाह मैंने आगे नेशनल लेवल पे और अंडर 16 सीनियर चैम्पियनशिप्स ये सारी मैं विन करती गई। तो जब मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंची हूँ तो मुझे बाहर के कोच ने मतलब मेरे साथ कांटेक्ट किया कि मैं आपको ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ। तो अभी 2 साल से मैं उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रही हूँ और उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग से मैंने पाकिस्तान के लिए बाहर से, अब जैसे कि आपको पता है, 3 मेडल विन किए हैं और उसके साथ पाकिस्तान के लिए अच्छे टाइम किए। 10 साल के बाद पाकिस्तान में बहुत अच्छे मैंने टाइम किए हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था हमारी जो स्पोर्ट्स थी वो लेवल नीचे आ चुका था, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। तो अभी ये साउथ एशियन गेम्स में लड़कों और लड़कियों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और काफ़ी मुश्किलात तो थी, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट बहुत किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैंने उन्हें कहा था मेरा शौक़ है और मैं एक अच्छे लेवल की एथलीट बनना चाहती हूँ, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरी मामा की बहुत सारी दुआएं, उनकी दुआओं की वजह से आज मैं इसको काम कर रही हूं। फैमिली की दुआओं और सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं होता। साहिबा असरा, ये बताइएगा कि एक एथलीट के लिए बड़ा मुश्किल होता है डेली रूटीन रखना, तो ना सिर्फ ट्रेनिंग फिजिकल होती है बल्कि खाने पीने की भी होती है, तो हर चीज़ में बड़ा टफ रहना पड़ता है आपको, है ना? हाँ जी बिल्कुल, एथलीट के लिए मतलब एक मतलब उसकी जैसे वो ट्रेनिंग करता है ना, वैसी उसकी डाइट होती है। जो डाइट प्लान है वो वही यूज़ करता है कि जो उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से हो। तो मेरे कोच मुझे डाइट प्लान भी साथ गाइड में करते हैं। मतलब मैंने ऑयली चीज़ें नहीं ज़्यादा खाती, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाती, मैं अपनी ट्रेनिंग से हट के वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स वगैरह और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इंटेक करती हूँ। ठीक है, ठीक है। असरा, ऑब्वियसली ट्रेनिंग के लिए ये पार्ट है और बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग है, फिर फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी आपके पास है, तो ये बताएं कि ये अचीवमेंट्स ये मिली आपको, कैसा फील करती थी, कैसा आपको लगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो अभी आपने इतनी छोटी सी उम्र में हासिल कर ली। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं एक अच्छे लेवल की प्लेयर बनूं। लोग मुझे मतलब हर एक को होता है कि वो फेमस हो, तो मुझे भी बहुत शौक था कि मैं भी फेमस हूँ, लोग मुझे जाने और पता चले कि मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की
दुआ अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिए हर जगह, और उनके साथ की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आप लोगों के शो में हूँ और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं। आप हमारा प्राउड भी हैं क्योंकि इंटरनेशनली जब भी आप खेलने जाती हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो मेडल्स आपको मिले वो आपकी पर्सनल अचीवमेंट तो है, लेकिन डेफिनेटली उससे मुल्क का नाम तो रोशन हुआ। और वो जो अभी हम बार बार एक मोमेंट दिखा रहे हैं, आपकी पिक्चर है कि जीतने के बाद आपने सजदा किया, वो सबसे बेस्ट मोमेंट लगा मुझे अभी तक आपकी जितनी तस्वीर, जितनी जर्नी मैंने देखी। असल में वो एक स्टोरी है क्योंकि कंपटीशन से पहला मेरा ऑपरेट हो चुका था टॉन्सिस का। अच्छा। तो कंपटीशन क्लोज आ गया और उसके दौरान मुझे पता नहीं चला, सब लोग कह रहे थे कि ये कैंसिल हो गई है, तो एकदम से उन्होंने अनाउंस कर दिया और मैं उस कंपटीशन से बाहर हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई कि अल्लाह ताला, मतलब मैंने बहुत मेहनत की हुई थी, तो एकदम से ही अनाउंस हो गया। तो वो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, वो कंपटीशन कैंसिल हो गया और वो तकरीबन 1 साल बाद हुआ। तो उसके बाद मैं बहुत खुश थी और उस खुशी में मैंने सजदा भी किया क्योंकि वहाँ पे मैंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए, साथ में पाकिस्तान के अच्छे टाइम किए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा असरा, ये बताएं कि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपने कहा कि पहले भी इतना अच्छा टाइम नहीं देखा, दरमियान में बहुत ज़्यादा लो पैच भी आया पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में, अब दोबारा से रिवाइव भी हो रही है, मेहनत भी की जा रही है। गवर्नमेंट की सपोर्ट कैसी है फाइनेंसिस को लेकर, ट्रेनिंग सेशंस को लेकर, ओवरऑल अगर आप बात करें आज जो यहाँ पर एनवायरनमेंट है उसकी? ओवरऑल तो अभी स्पोर्ट्स की आप खुद देखें हालत बहुत ज़्यादा मतलब पहले से बिगड़ चुकी है, इस वजह से क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही। मतलब जितने भी ये टूर्नामेंट्स वगैरह, ये चैम्पियनशिप्स वगैरह नहीं हो रही जैसे पहले होते थे ना। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होंगे प्लेयर्स के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से अपने मेडल अच्छे मतलब इम्प्रूव करेगा। तो अभी स्पोर्ट्स काफ़ी नीचे आ चुकी है, कुछ कोरोना की वजह से ग्राउंड्स बंद हैं, प्लेयर्स ट्रेनिंग नहीं कर रहे, और जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशंस तो होने ही होने हैं बाहर लेवल पे। तो हमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि ग्राउंड्स को उन प्लेयर्स के लिए तो कम से कम ओपन करें जो इंटरनेशनल है, वो ट्रेनिंग करें ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे कम्पीट कर सकें। अच्छा, साथ ही ये भी बताइएगा कि अब आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है, आप आगे क्या करना चाह रही हैं, एजेंडा और एम क्या रखा हुआ है? मेरा नेक्स्ट एम तो इंशाल्लाह ओलंपिक्स है, तो ओलंपिक्स अभी 2020 में होनी थी, कोरोना की वजह से वो डिले हो गई है, तो नेक्स्ट ईयर में चलेगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब एक शौक भी है और एक मेरा ड्रीम भी है कि मैं ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करूं, तो मैं अभी उसी के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर होनी है। चलें, गुड लक साहिबा इस्रा, एंड हम दुआ करेंगे कि आप ज़रूर ओलंपिक्स में जाएं और वहाँ से भी मेडल्स वन करके आएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच हमारे शो में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू साहिबा इस्रा, और उम्मीद है कि इसी तरह जिस तरह साहिबा इस्रा हैं इस तरह से पाकिस्तान की खवातीन आगे आएँ, मज़ीद खेलों में आगे आएँ, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी ये बहुत ज़रूरी काम है कि वो भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि अगर आप एथलीट्स को, स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा फाइनेंशियली भी और ट्रेनिंग भी। बिल्कुल, और इसी के साथ अबूज़र की खुशी की अब इंतहा नहीं रहेगी क्योंकि वीकेंड शुरू होने जा रहा है और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।